अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। एक बार फिर फैसले का इल्तवा हो गया है। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला जो आज सुनाया जाना था, जज साहब आज ज़रा जल्दी आ गए और कहा क्योंकि दूसरे नहीं आए तो आज फिर फैसला नहीं सुनाया जाएगा। अब 17 जनवरी की तारीख दी गई है अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाने की। ऑलमोस्ट हैट्रिक हो गई है एक एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की तरफ से। पहले फ़ैसला सुनाया जाना था 23 दिसंबर को, मगर फिर 23 दिसंबर को मुज़ाकरात शुरू हो गए। फिर उसके बाद फ़ैसला सुनाया जाना था 6 जनवरी को, और फिर उससे पहले 2 जनवरी को मुज़ाकरात की तारीख रखी गई। फिर फ़ैसला आज 13 जनवरी को सुनाया जाना था, मगर फिर आज भी नहीं सुनाया गया। और अब 17 जनवरी को फ़ैसला सुनाने की तारीख रखी गई है और 15 जनवरी को मुज़ाकरात रखे गए हैं। तो ये एक आँख मचोली चल रही है, फ़ैसला मुज़ाकरात आखिर आपस में क्या इनका कोई गहरा ताल्लुक़ है भी या नहीं, इसी वाले से हम बात करेंगे। आज हमारे सहाफ़ी प्रोग्राम के स्टूडियोज़ में भी दोनों तरफ के मुज़ाकराती टीमें अगर हम कहें तो मौजूद हैं, नुमाइंदे मौजूद हैं, मुज़ाकराती टीम के नुमाइंदे तो नहीं। डॉक्टर शिज़रा मनसब अली जो रुकन कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ख़ारजा अमूर हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट अली बुखारी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वैसे तो आप दोनों का मुज़ाकरात तो यहाँ पे ही कराए जा सकते हैं। और सच्ची बात पूछें तो मैं अगर शुरू में ही आपसे पूछ लूँ, डॉक्टर शिज़रा, आपके ख्याल में अगर आप मुज़ाकराती टीम को लीड कर रही होती नून लीग की तरफ से, तो आपके नज़दीक सबसे अहम पॉइंट क्या होता है, एजेंडे पे पहला आइटम क्या होता है? वैसे देखिए, मैं समझती हूँ कि सबसे अहम चीज़ मुज़ाकरात को शुरू करने के लिए होती है कि आप एक दूसरे के ऊपर एतमाद करें, और एतमाद के साथ और इस फोकस के साथ कि आपने जिस चीज़ पे भी मुज़ाकरात करनी है वो पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए बेहतर हो। ठीक है, ये हो गया। एजेंडा आइटम क्या होता है मुज़ाकरात? अब एजेंडा आइटम तो देखे ना, हमने इनसे मांगे हैं, हमने तो कहा है कि हमने कोई अपनी मुतालबात अभी तक रखे ही नहीं। हम ये समझते हैं कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बहुत मेहनत करके। आपको कोई एतराज़ नहीं है कि अगर इलेक्शन जल्दी हो जाए 1 साल के अंदर? नहीं, ये देखें, एतराज़ात तो बहुत चीज़ों पे होंगे जब ये रखेंगे तो हम सिर्फ ये चाहते हैं, हमारा एजेंडा ये है कि हमने बहुत मेहनत करके अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी हमने लूज किया इसमें, लेकिन हमने अब माशी एक बहाली इस वक्त आ गई है मुल्क में। हम चाहते हैं हम माशी तरक्की की तरफ जाएं। इसके लिए एक तो इसमें कमीशन का रुकावट तो नहीं है ना? ये जो कमीशन, देखिए, इसमें सियासी इस्तेहकाम भी जरूरी है। अब अगर जब ये टेबल पे रखेंगे अपने रिटर्न, तो फिर उनके ऊपर बातचीत होगी, क्योंकि मुज़ाकरात का मतलब बातचीत है। इस वक्त ये हाँ या ना में जवाब नहीं मैं दे सकती, या इवन हमारी जो कमिटीज़ होंगी वो हाँ या ना में जवाब नहीं देंगी, उसके ऊपर बातचीत होगी। हो सकता है कि इनकी तरफ से क्या मुतालबा है, उसके लिए हम एक स्टेप बैक ले ले, एक स्टेप ये बैक ले ले, तो मिलजुल के हम उसकी कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन होना ये चाहिए सिर्फ कि वो NRO के लिए ना मांग रहे हो, वो मुल्क की बेहतरी के लिए। ये तो बड़ी बात कर ली। किसी ज़माने में इमरान खान कहते थे कि आप NRO मांग रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि ये NRO मांग रहे हैं। अली गिलानी साहब, आपका मुतालबा तो सबको पता है, 2 थे, उनमें से भी एक ड्रॉप हो गया, वो रिहाई वाला कैदियों क्यों। वैसे ही बड़े पैमाने पे वर्कर रिहा हुए हैं आपकी ज़मानत पे 26 नवंबर के केसेस में और दूसरे। तो आप ये बताएं कि कमीशन वाला मामला जो है आप तहरीरी तौर पे लिख के दे रहे हैं, और ये अब 15 जनवरी की तारीख भी आ गई है, तो ये फैसला तो हो गया कि अब लिख के आप दे देंगे कि ये हमारा मुतालबा है कमीशन का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीउल्लाह जान साहब, एक्चुअली देखें जो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है वो क्या है, ज़रा बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखें कि 9 मई फर्स्ट इंसिडेंट जिसको आज तक गवर्नमेंट लेके चल रही है, जिसमें हमारा व्यू ये है PTI का कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जबकि इनका व्यू उसके टोटली बरक्स है। सिमिलरली 26 नवंबर पे आ जाता हूँ, 26 नवंबर पे भी हमारे एक बड़ा क्लियर ट्रांसपेरेंट व्यू है कि हमारे बंदों को बुलेट्स इंजरीज आई, हमारे बंदे शहीद हुए, हमारे लोग अगवा हुए। ठीक है, और इनका व्यू ऑल टुगेदर इसके ऑपोजिट साइड पे। तो आप कमीशन चाह रहे हैं? इसके लिए जब भी ये कंट्रोवर्सीज होती है तो इसको हल करने के लिए कोई कमीशन ही बनाया जाता है, और कमीशन जो है फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में आता है। इसके लिए इनको कहीं और से पूछना पड़े तो आई डोंट नो, लेकिन लीगली स्पीकिंग ये फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में आता है। और हमने इनको कहा क्या है, कमीशन बनाए जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और उसके 3 सीनियर जजेस हों जो 25 करोड़ अवाम को जो इंसाफ देने
लेने के लिए बैठे हुए हैं। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो लॉ से बरक्स हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से बरक्स हो, कोई शरीयत से बरक्स हो। तो ये 15 तारीख को आप लिख के दे रहे हैं इनको? हाँ, लिखने की जहाँ तक बात है, क्योंकि मैं लीगल टीम में भी खान साहब की हूँ और सीसी के भी मेंबर हूँ। हम आपको पता है जैसे कि इरफान सदीकी साहब ने एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ दी कमेटी उन्होंने कहा था जी कि इनकी बिल्कुल ये जायज़ बात है कि इमरान खान साहब से कमेटी की मुलाकात कराई जाए, और हम शर्मिंदा हैं कि हम नहीं करवा सक रहे। हो तो गई है, कल हुई है जी, लेकिन उसके बाद हुई, उससे पहले मेरी मुलाकात हुई 8 तारीख को, जिसमें गौर साहब भी गए, और क्योंकि बाकी लोगों को जाने नहीं दिया इन्होंने। और उस दिन 8 मई को जो है वो रावलपिंडी GHQ हमला केस था, उसमें मैं कौंसल भी था। तो वहाँ जब खान साहब से गौर साहब ने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहा यार सबको पता है, हम तो वर्बली कह रहे हैं, मिनट ऑफ मीटिंग्स में आ चुके हैं, तो लिख के भी दे दें। तो उसके बाद बाल उनके कोर्ट में लिख के एक ही मुतालबा होगा आपका ऑब्वियसली कमीशन का भी होगा। इनोसेंट प्रिजनर्स की जहाँ तक बात की, बहुत से लोग रिहा हो चुके, कोर्ट्स ने कर दिया उनको, लेकिन बहुत से जेल में भी हैं। और अब तो एक मैं आज नोटिफिकेशन देख रहा था कि एजाज चौधरी साहब को भी प्रोटेक्शन ऑर्डर के तहत जो है सेनेट में बुलाया जा रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सेनेटर तो थे वो, पार्लियामेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर आ गया है। अभी मुझे किसी ने भेजा विद सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, अच्छा, उनको भी प्रोटेक्शन ऑर्डर। लेकिन इवन अदरवाइज इनोसेंट मतीउल्लाह जान साहब कोई कैदी भी है तो उसका ये राइट है कि यार बेगुनाह असीर को तो बाहर निकालें यार, और किस लिए पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में। गाड़ी के नीचे रेंजर्स 5 किसी बंदे ने मार दिए, वो जेल में है, पर्चा मेरे पे भी है, मैं बेल पे बैठा हूँ यार। वो इल्जाम ये है ना कि उकसाने पे उकसा दिया यार, आपने जिसको दिल करेगा। जो भी ड्राइवर था गाड़ी का तो उसने आपकी वो खबरों में सुन ली, तकरीर उससे मुतासर हो गया। दोबारा डॉक्टर अर्शद साहब, ये जो अभी बार बार इल्तवा हो रहा है फैसला सुनाने में, जज राना जावेद नासिर साहब हैं, तो इस फैसले में ताख़ीर जो हो रही है इस पर तो नून लीग को भी एतराज़ है शायद। देखिए ताख़ीर जो है, जज साहब ने आज बताया कि एक दिन शायद वो दो दफ़ा का तो उन्होंने कोई रीज़न दिया कि कोई वो मसरूफ़ थे या कोई वो बीमार थे, मुझे एग्जैक्टली रीज़न्स का नहीं पता, लेकिन उन्होंने 2 रीज़न्स दिए। लेकिन आज की जो ताख़ीर हुई वो तो इनकी वजह से हुई ना, और इनकी जमात वैसे भी ताख़ीरी हरबों में बहुत तेज़ है। तो आप जज साहब के साथ हैं इस मामले में? नहीं, हम तो चाहते हैं कि जल्दी आ जाए, लेकिन इन्होंने देर लगाई ना, आज ये आई नहीं, वहाँ पर क्यों नहीं आए? अगर ये लोग आ जाते मुल्ज़िमान और इनके वकला, तो वो जज साहब ने आज दे देना था फैसला, उनके पास लिखा हुआ था फैसला, उन्होंने कहा, लेकिन ये लोग तो आए ही नहीं। और फिर आके इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिस तरीके से 2 कश्तियों में सवार है, उन्हीं वही बातें इन्होंने की कि जी हम तो कोई डील नहीं कर रहे। इस बात पे ये बहुत जोर दे रहे हैं कि हम कोई डील नहीं कर रहे और हम तो वैसे ही जो है वो कर रहे हैं। अब देखिए, और इस पे आपको यकीन नहीं है ये डील कर रहे हैं आपके ख्याल? ये चाहते हैं ये इंप्रेशन देना, क्योंकि वो एक शेक्सपियर की है ना, तो असल में ये डील कर रहे हैं। शेक्सपियर ने कहा ही मीथिंग्स शी डथ प्रोटेस्ट टू मच। उसका मतलब है कि बहुत ज्यादा जब किसी बात पे कह रहे हैं कि नहीं हो रहा, वो इंप्रेशन देना चाह रहा होता है। आपके ख्याल में डील हो रही है या नहीं? डील इनकी नहीं हो रही, लेकिन ये इंप्रेशन देना किससे नहीं हो रही? किसी से भी नहीं हो रही। ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं हमारी डील हो रही है। क्यों देना चाह रहे हैं? क्योंकि ये चाह रहे हैं कि ट्रंप के आने तक का इंतजार कर लें, और जब ट्रंप आएगा तो वो ऐसे करके यहाँ पाकिस्तान में आएगा और उनके जेल का तोड़ देगा और कहेगा निकाल दें इसको। इसलिए ये उस वक्त तक और आपने कहना है एब्सोल्युटली नॉट, हमने कहना है एब्सोल्युटली नॉट, हम ऑलरेडी कह चुके हैं। जी अली साहब, क्यों आपने आज वक्त पे नहीं पहुंचे आप अदालत में? ऐसी बात कोई भी नहीं है जी। शायद आपको भी पता है और सारे पाकिस्तान को पता है, सारी दुनिया को पता है, इमरान खान साहब जेल में, जुडिशल कस्टडी में। किसकी कस्टडी में? जेल इंतजामिया के। अपनी बैरक से उनको कौन लेकर आता है? जेल एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ लेकर आती है? जेल के अंदर ही। सो ये तो एक अजीब सी बात है। मैं तो खुद आज आपको पता है इसके अलावा भी एक केस चल रहा था, GHQ हमला केस भी चल रहा था, और 9 मई वाला। उसमें भी जब मैं खुद जा रहा था एज अ कौंसल उसके अंदर खान साहब के, शाह महमूद कुरैशी साहब के, तो जब हम हडियाला रोड पे पहुंचे तो और वहाँ से फ़ोन आ गया कि जी अडजर्न हो गई है और आपकी तारीख 15 हो गई। और जो खान साहब हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ, कहा जी कि आए नहीं एक्यूज। यार आपने जब फैसला सुनाना था तो वो तो ज़मान पार्क में बैठे हुए थे, तो यहाँ पर आपने फैसला सुना दिया। बीबी का जो है फैसला आपने सुना दिया, वो तो खुद जाके जेल उन्होंने गिरफ्तारी दी। नहीं तो आप पहुंचे क्यों नहीं टाइम पे? सुबह 8:30 के जज आए हुए थे, वो कह रहे 8:30 बजे, 11 बजे आप जाके पहुंचे। मैं आपको बताता हूँ, उसमें हमेशा से जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो 11 बजे का टाइम दिया जाता है। 11 बजे का जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट का स्टाफ है वो हमें भी बतला करता है कि जी सुबह जज साहब पहले कोर्ट आएंगे और उसके बाद 11 बजे वहां पर पहुंचेंगे, पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है और हम सारे एज पर टाइम आप पहुंचे। तो आपकी बार भी जज ने टाइम दिया था। और आपको ये भी पता होगा कि जज साहब ने इसी केस में रात को 8-8 बजे भी प्रोसीडिंग्स की, रात को 8-8 बजे।
जो कोर्ट टाइमिंग है वो 3:30 बजे तक होते हैं उसके बाद, जिस पे हमने ऑब्जेक्शन भी लिया। और आपको याद होगा मैं साइफर में कौंसल था और उस टाइम वहां पर रात को 12 बजे भी केस हुआ। इलेक्शन भी हम लड़ रहे थे। कितने बजे का टाइम दिया गया? अब तो देखें, अब नेक्स्ट डेट पे जब आई है 17, उससे पहले पता चलेगा कितने बजे होगा। और 15 तारीख नहीं, लेकिन आज तो बैरिस्टर गौर कह रहे थे कि 11 बजे का जज के अमले ने उनको टाइम दिया। 11 बजे का, मुझे भी 11 का दिया था, उसमें भी एंटी टेररिस्ट कोर्ट के भी, लेकिन उससे पहले जज साहब आके चले गए। तो बात यह है कि इस तरह चीज़ें नहीं चलती। आप एक भी टाइम देते हैं और फिर कहते हैं। और दूसरा, आपने अगर ऑर्डर जजमेंट के लिए था ना, तो आपके पास इमरान खान साहब तो आपकी कस्टडी में, आप इन्हें एब्सेंशियल कर देते, वो तो जेल के अंदर थे ऑलरेडी। तो ये ऐसी बातें नहीं होती, उंगली के पीछे सूरज नहीं छुपाया जाता। क्या वजह है? ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर जी। ये तो जुडिशियल ऑफिसर बताएंगे या हुकूमत वक्त बताएगी कि हम तो कस्टडी में हैं, हम तो कस्टडी में इनके इन्होंने बंद सलासल रखा हुआ है। आपके ख्याल में कोई मुज़ाकरात से इसका ताल्लुक है इस फैसले? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ मतीउल्लाह जान भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वजह यह है कि 189 केसेस खान साहब पे हुए, 187 केसों में तो वैसे वो या बेल पे या बरी हो चुके, तो और सारे के सारे जो नीचे से इन्होंने सजा दी ट्रायल कोर्ट ने, सारे के सारे सेटिस्फाइड हो गए। इसके अंदर तो ऐसी चीज़ है कोई नहीं। और मुज़ाकरात इज समथिंग एल्स। सजा हो जाएगी, सेटिस्फाइड होगी, एवरीवन नोज कि झूठा FIR, झूठा केस है ये, एक भी और दूसरा भी। आपने कैपिटल पनिशमेंट दे दी जिन लोगों को, उकसाने पे क्या उनको उससे ज्यादा देंगे? चलो, तो सिर्फ भुट्टो को एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। तो डॉक्टर शिसरा, ये क्या अब होगा मुज़ाकरात अगर 15 जनवरी को हो भी रहे हैं तो तहरीरी मुतालबा इनका आ जाता है, तो क्या 15 जनवरी को ही क्या हुकूमत, आपकी जमात, हुक्मरान जमात जो हैं, वो कोई फैसला करने की पोजीशन में होगी कमीशन के हवाले से? देखिए, इनका जो रवैया है वो मुज़ाकरात को कामयाब करने वाला तो नहीं लग रहा, क्योंकि शुरू से ही, अभी तो 15 आई नहीं है और शुरू से ही नहीं, लेकिन शुरू से आप देखें ना इनका रवैया। साथ साथ इन्होंने सिविल नाफरमानी का भी दिया हुआ ऑर्डर, उसके लिए उसमें भी ये नाकाम हुए। मुलाकातें ही नहीं कराते। आप देखें ना, दिसंबर में एक रिकॉर्ड इस वक्त तरसीलाते ज़रा आई हमारी, लेकिन इन्होंने कहा, इन्होंने फिर भी आगे डाल दिया, कह रहे नहीं अभी 2-3 महीने में आएगा इसका नतीजा। 2-3 महीने में अगर इसका नतीजा आता है जिससे कि पाकिस्तान की मईशत को फ़र्क पड़ता है, अगर हमारा रुपया जो इस मुस्तहकम है वो नहीं गैर मुस्तहकम हो जाता, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान को नुकसान होगा। लेकिन ये उसके लिए तैयार बैठे होते हैं। फिर ट्वीट्स आप इनकी देख लें, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या इस्तेमाल किए अल्फाज, अपना चीफ के लिए किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते रहते इमरान खान साहब। तो इनके इन सारे रवैयों से ये लगता नहीं कि ये मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं। आप कामयाब करना चाहते हैं? फिर हाँ, हम बिल्कुल कामयाब करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सियासी तौर पे एक इस्तेहकाम आए और ये सड़कों से हट के पार्लियामेंट में आ जाए। उसके बाद इन्होंने अब एक डेडलाइन दे दी है। मुज़ाकरात डेडलाइन से नहीं होते मतीउल्लाह जान साहब। मुज़ाकरात के लिए आपको खुला दिल, खुला दिमाग रखना पड़ता है। आप बातचीत करते हैं, बातचीत से आपको, अब इन्होंने कहा जी अगर फौरी उस दिन आपने नहीं मान लिया कि ये करें आप जुडिशल कमीशन, तो फिर उससे अगली नहीं होगी मुज़ाकरात। ये तो तरीका नहीं है मुज़ाकरात करने का। ये बार बार बता रहे हैं कि हम मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देना चाहते। ये सिर्फ एक टाइम बाइंग टैक्टिक है इनका। लेट्स से अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो इसका क्या मतलब होगा? उसका क्या मतलब होगा? कुछ भी मतलब नहीं होगा, इन्हीं का नुकसान है। अच्छा। ये बार बार सड़कों पे जो आते रहे, क्या नुकसान होगा? इन्होंने अभी तक जो भी हरबे इस्तेमाल किए हुकूमत को अंडर प्रेशर लाने के लिए, क्या उनमें से कोई भी कामयाब हुआ? बार बार ये लोगों को कॉल देते रहे। इनकी लास्ट कॉल बड़ी फेमस थी कि जी लास्ट कॉल होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई निकला ही नहीं है। KP से अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके गवर्नमेंट के ये लोगों को लेके आए, जब लाए भी तो जो थोड़ी बहुत क़यादत थी सियासी वो भी भाग गई। सबसे पहले वो लोग भाग गए, लोगों को बेचारों को उधर छोड़ दिया। आपने गोलियां मारी तो लोग भी निकलने को तैयार, गोलियों के आगे तो आपके लोग भी नहीं खड़े होंगे। अब देखिए वो लोग भी निकलने को तैयार नहीं है। जो आ गए थे ना, वो लोग भी गोलियां चलाई हैं तो कौन निकलेगा गोलियों के आगे? ये लोग, उनकी जो क़यादत है वो वहां पे रुकती तो सही, गोलियां खाने। ये बात तो आप छोड़े ना, आप बार बार कहते हैं कि भागे भागे। आप कभी आप लोग गोलियों के आगे खड़े हुए, मुझे बताएं लोगों को क्यों इन्होंने लाए? नून लीग कभी गोलियों के आगे खड़ी हुई है? अभी कोई गोलियां, कोई तारीख आपकी ऐसी? कोई गोलियों का जो है ना वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं। ये लोग 12 लाशें, नाम है, तस्वीर हैं, बुलेट वुंड्स हैं, डॉक्टर का रिकॉर्ड है, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है। देखे ना ये शुरू कहां से हुए थे? 200 से, 400 से, 800 से।
करते कराते ये लोग आ गए हैं, अब शायद 12 वो भी आप नहीं मान रहे, वो मानते हैं 12 झूठ से शुरू होते हैं। नहीं, ये 12-13 पे मानते हैं आप? बंदा जो इसने बोलना ही झूठ है, 12-13 मानते हैं आप? 12-13 मानते हैं? नहीं, हम जब बात ही गलत से शुरू हुई है तो हम 12-13 में नहीं मानते। हम क्या माने? जब अली साहब आपके रवैया ठीक नहीं है मैडम कह रहे। देखें जी, 2-3 चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। देखें, भागना कहते हैं, जैसे मियां नवाज शरीफ बाल बच्चों समेत एग्रीमेंट लिख के देख के मुशर्रफ साहब से भाग गया था जब शायद काकाना अब्बासी जेल में था, जब सैफुर रहमान जेल में था, और इनको साथ बंद थे और इनको पता ही नहीं चला कि मियाँ साहब जहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं सऊदीया में। दिस इज़ नोन एज, जिसको भागना कहते हैं। बात यह है कि इनकी मिसकैलकुलेशंस हैं, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं, इनको पता ही नहीं है। आप जाके देखें जिन लोगों को इन्होंने गोलियां मारी हैं, मेरे हल्के इस्लामाबाद से लड़का नहीं सकती उसको मारा, उसके बाद उसके बाप के पास मेडिकल भी आया, उसकी डेड बॉडी भी पड़ी हुई है, उसका जनाजे भी हुए। दैन उसके बाद उसने पर्चा कराने के लिए जब देखा तो उसका दूसरा बेटा अगवा हो गया और उसका जो कंप्लेनेंट था वो अगवा हो गया। फिर उन्होंने बरामद कहाँ हुए? इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहाँ स्टेटमेंट दी कि जी हम केस नहीं करते, हमें छोड़ दें। यार फॉर गॉड सेक, इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्होंने लाहौर में भी बंदे 12-14 मार दिए थे, प्रेग्नेंट खवातीन भी मार दिए थी, ये चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन बात यह है कि मैं कमेटी में नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपने अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच के करना पड़ता है कि मेरी टॉप लीडरशिप, मेरा लीडर इमरान खान जेल में है, मेरे बाकी लोग जेल में हैं, और कोई ऐसे अल्फाज मेरे मुंह से ना निकलें जो किसी भी तरह इस प्रोसेस को डैमेज कर सकें। अब बात यह है कि जो सेकंड चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ये जो जिसे कहता हूँ मैं एजेंडा पॉइंट्स थे जो टेबल हुए, जिनके ऊपर नेगोशिएशन होनी थी, डे फर्स्ट से क्लियर थे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे। और आपको देखें कि बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हमारी साइड से सीजन पॉलिटिशियंस बैठे और इनकी तरफ से भी सीजन लोग बैठे थे, और उन्होंने पहले दिन ये कहा था कि जी इनकी खान साहब से मुलाकात बिल्कुल राइट, जायज़ बात है, होनी चाहिए और हम करवाएंगे। उन्होंने ही कहा कि हम जो हैं बड़े शर्मिंदा, हम नहीं करवा सक रहे। भाई फेडरल गवर्नमेंट आपकी, पंजाब गवर्नमेंट आपकी, जेल खाना जात के नीचे अडयाला जेल आती है, तो आप इतने बेबस हैं, आप एग्जीक्यूशन नहीं करा सकते, आप एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकते, तो आप आगे कैसे चलेंगे? आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? मैं नहीं कहता हूँ कि वज़ीर आज़म जो है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी 17 सीटों की है, अब वो बेचारा क्या करे, लेकिन इवन एंड अदरवाइज जब आप बैठते हैं कहते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो आपको निकालना चाहिए। Where there is a will, there is a way, but where there is a bullet, then Dr. Shizra, there is no way. मैं एक चीज आपको बताऊं, ये लीडरशिप की बात कहते हैं, भागने का इन्होंने एक एग्जांपल दिया, वो भी याद है इनको, इनका लीडर जो दीवारें फांद के फैलान के भागा था, अपनी जूतियां पीछे, वो भी दीवार की दूसरी तरफ गए थे और फिर भाग गए थे। लेकिन सऊदी अरब तो बहुत दूर नहीं है, एग्रीमेंट लिख के देकर गए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद जुबैर, साबिक गवर्नर सिंध और साबिक वज़ीर बराए निजकारी। मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। काफ़ी अरसे बाद आप एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की सियासत में मुतहर्रक होने जा रहे हैं। काफ़ी अरसे आप मुल्क से बाहर भी रहे, तो थोड़ा सा कुछ बताएंगे, बाहर आप कहाँ गए थे और वहाँ पे पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है पाकिस्तानीज़ का, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, क्या आपकी मुलाकातें रही उनसे और क्या लग रहा है, वो क्या लोग सोच रहे हैं और क्या तवक्कुआत है उनकी पाकिस्तान की हुकूमत से और अदालतों से? एक तो मेरा ख्याल है जो एक मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद जो है पाकिस्तानियों की जो बाहर है, जिसमें पढ़े लिखे भी हैं, कुछ कम पढ़े लिखे भी हैं, सबसे मुलाकातें हुई हैं, बहुत ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं। मेरा ख्याल है बहुत ही इस वक्त डिप्रेसिंग सिचुएशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मायूस हैं और वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। ज़्यादातर आपको पता है पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के तो इतने नहीं, इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। तो मेरे से जो एक क्वेश्चन पूछते थे बार बार और मेरा जवाब भी सेम ही होता था कि अभी कुछ होगा, और ख़ासतौर पर हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं पाकिस्तान में भी और ख़ासतौर पर पाकिस्तान से बाहर, मेरा तो पिछले 2 साल से एक ही कंसिस्टेंट स्टांस रहा है कि मैं नहीं समझता कि जब तक ये जंग जारी रहेगी उस वक्त तक कोई उम्मीद है, कोई स्पेस मिलेगी इमरान खान को। तो उससे जाहिर सी बात है वो बाहर के लोग ये जवाब सुन के मायूस तो होते थे, बिकॉज
उनको कुछ ऐसे ही बताया गया था कि जी अब कुछ हो जाएगा और अब कुछ हो जाएगा और ये तो रजीम थोड़े अरसे के बाद खुद ब खुद गिर जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो जब तक एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट रहेगी और एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की जंग इसी तरह से रहेगी तो आई डोंट थिंक सो इमरान खान के लिए जीतना इतना आसान है। एटलीस्ट हम हिस्ट्री से तो यही सबक सीखते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आप तो कह रहे हैं कि उनको मायूसी है, लेकिन एक दिन पहले की बात है, हुकूमत कह रही है कि अरबों डॉलर के सारे मुबादला पाकिस्तानियों ने भेजा है, जो एक रिकॉर्ड है। तकरीबन 30 अरब की हम बात सुन रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि हुकूमत की ये जो खुशफहमी कहना चाहिए या ये किस किस्म का अदाद शुमार पेश नहीं, उसमें देखें, उसमें उनकी बहुत, जब ये बात हो रही थी पीटीआई की तरफ से, मुझे नहीं पता कि ऑफिशियली उन्होंने रिक्वेस्ट की थी ये, लेकिन डेफिनेटली वो डिस्कस कर रहे थे कि जी हम रेमिटेंसेस अपने वर्कर्स को कहेंगे कि वो ना भेजें। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पीटीआई के 2-3 सीनियर 3 लीडर्स से मैंने ये कहा था कि ये ना करें, ये बैकफायर करेगा और आपको शर्मिंदगी होगी। क्योंकि उसकी बड़ी सिंपल सी वजह मैंने ये बताई थी कि हमारे ज़्यादातर वर्कर्स जो पैसा भेजते हैं उसके बेसिस पर उनके घर पर चूल्हा जलता है, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी फीस दी जाती है, बिजली के बिल दिए जाते हैं, उनकी ज़िंदगी, इट इज़ जस्ट लाइक आस्किंग पीटीआई सपोर्टर्स यहाँ पाकिस्तान में कि आप घर का खर्चा ना दें अगले महीने, तो कैसे खर्चा ना देंगे। तो वो पीटीआई की मेरा ख्याल है बहुत मेरा ख्याल है कि नाइव हैं या मासूम हैं कि वो समझ रहे थे कि जी, तो उन्होंने कहा था फिर नहीं हमारी बात मानेंगे। मैंने कहा नहीं मानेंगे, उसने अपने घर का चूल्हा तो नहीं बंद करना ना, बाहर से वो बैठा हुआ है, वो कमाई इसलिए रहा है कि घर पर भेजे। ज़्यादातर नॉर्मल वर्कर्स होते हैं जो अमीर तबका है, जो अच्छी जॉब्स वगैरह करते हैं, उनकी तो फैमिली वहीं बाहर यूरोप में या अमेरिका में रहती है। तो आई थिंक दैट वाज अ पुअर अंडरस्टैंडिंग और असेसमेंट ऑन द पार्ट ऑफ पीटीआई। तो चलें, अगर ये मजबूरी की हालत में भी किया था, अभी मजबूरी की हालत में भी मोहम्मद ज़ुबैर साहब इतना ज़्यादा मुबादला आ रहा है, तो अगर ये मजबूरी ना हो, मायूसी ना हो, तो आपके ख्याल में इससे भी ज़्यादा रेमिटेंसेस आ सकते हैं? वो नहीं, ये तो मेरा ख्याल है रेमिटेंसेस तो खैर इतने ही आएंगे, इससे ज़्यादा तो शायद नहीं आएंगे, क्योंकि जिसने जितने भेजने हैं वो भेज रहे, कोई रोक नहीं रहा है सच। क्योंकि इसमें जो लार्ज सबसे बड़ा पोर्शन वो होता है जो कि हमारे वर्कर्स हैं, तो उनकी तो आप मजबूरी कहें या जो भी कहें, उन्होंने तो भेजना ही भेजना है। और ये जाहिर है $3 बिलियन से ज़्यादा के आ रहे हैं और तकरीबन $35 बिलियन तकरीबन साल में आ जाएंगे, तकरीबन 18 बिलियन के करीब तो हो चुके हैं। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, मैंने अभी ट्वीट भी किया था 2-3 दिन पहले, कुछ पीटीआई के लोग नाराज भी हो गए थे। मैंने कहा था मुझे सच्ची बात करनी चाहिए कि इससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा एक बेनिफिट होता है, जितनी ज़्यादा रेमिटेंस। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास कम है। बहरहाल ये जो भी रेमिटेंसेस भेजे जा रहे हैं ये उनकी मजबूरी है, कोई मौजूदा हुकूमत पे एतमाद का इजहार तो नहीं है। नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, एतमाद से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, ये मजबूरी में भेज रहे हैं। और मैं आप पूछ रहे थे कि वहाँ मैंने ये बात लंदन में भी, मैनचेस्टर में भी और दूसरे जगह पाकिस्तानियों से ये की थी एग्जैक्टली। उन्होंने कहा हमारी मजबूरी, हम क्या करें। जाहिर सी बात है, इसमें अगर हुकूमत क्रेडिट ले रही है तो क्रेडिट तो वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ले रही है। ठीक, तो वैसे क्या तवक्कुआत हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की नई अमरीकी इंतज़ामिया से, और ख़ास तौर पे सदर ट्रंप आप जब 20 जनवरी को अपना ओहदा संभालेंगे? आई थिंक उनकी उम्मीदें तो हैं और बहुत हद तक उनकी उम्मीद अब इसी पर है कि जी बाहर से कोई ऐसा कुछ आए प्रेशर जो पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। एक तो, और काफ़ी हद तक वो सही भी है, एक हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी किसी हद तक भी जा सकते हैं, वो कनाडा के और ग्रीनलैंड के और इनके पीछे पड़ गए हैं। तो आपने देखा है कि वो किस तरह से जारहाना तरीके से ट्वीट्स भी करते हैं, स्टेटमेंट्स भी देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं।
और कनाडा की छोटी कंट्री नहीं है, कनाडा के बारे में इस किस्म की बातें करना। सो अगर तो उनके दिमाग में ये आ गया, जो उनके कुछ एडवाइजर्स हैं, जिस तरह से मैं नाम भूल गया, जिनके साथ पाकिस्तानी की काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो गया, रिचर्ड ग्रेनल, जो जी ग्रेन, वो बार बार कहते हैं फ्री इमरान खान, और वो ज़ाहिर है एडवाइज़र अपॉइंट हो चुकी हैं। 20 जनवरी के बाद उनका क्या रोल होता है, किस किस्म का वो प्रेशर डलवाना चाहते हैं। बहुत से उनके कांग्रेशनल लीडर्स हैं जिन्होंने अभी इनफैक्ट बहुत ही रिसेंटली पिछले एक आध दिन में रेजोल्यूशन जमा कराई है 20 जनवरी के बाद टेकअप करने के लिए, जिसमें पाकिस्तान को जो नॉन नेटो एक पार्टनर के तौर पर एक खास अहमियत दी जाती है, उसको वापस लेने के लिए, जो कि पाकिस्तान के पास शायद 2002 या 2004 से वो बेनिफिट पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तानी तो यही समझ रहे हैं कि वो प्रेशर आया। मैं तो बिल्कुल अपने ख्यालात को होल्ड बैक नहीं करता। बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये गलत है, पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सही। देखिए, पाकिस्तान को नुकसान सबसे ज्यादा पाकिस्तान की रूलिंग क्लास पहुंचाती है। आप इलेक्शन में धांधली करके आप सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। Exactly. आप किसी का मैंडेट स्टील करके पहुंचाते हैं, और फिर आप ही बैठ के ये कहें कि जी ये देखें, ये जो पाकिस्तान का नुकसान पहुंचा रहे हैं, कि जी अमेरिकी हुकूमत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या यूरोपियन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को वो कट करेंगे, या जो भी उनके जो कमिटमेंट्स हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान के रूलिंग लीड जिसमें सब शामिल हैं इस वक्त, जो असेंबली में बैठे हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, उनको इस चीज का सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान के आइन के तहत हकूक चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा जुबैर साहब, ये बताएं, आप बाहर आपकी मुलाकातें भी हुई होंगी, तो किसी प्रोमिनेंट शख्सियत से, पीटीआई की क़यादत से या किससे आपकी मुलाकात हुई वहाँ पे? जी, मेरी मुलाकात हुई थी पीटीआई के वहाँ जो सीनियर लीडरशिप है उनके साथ भी हुई थी, लेकिन मेरा ख्याल है वो भी चाहते थे कि ये अभी पब्लिक ना हो, और क्योंकि एक तो फिर अफवाहें उड़नी शुरू हो जाती हैं कि जी कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, आप कह रहे। जाहिर है मैं वहाँ था। अभी ना ही नाम लूं तो अच्छा। यानी कुछ ना कुछ तो होगा, जब आप कुछ अरसे बाद शायद आप अपनी पोजीशन वाजे करेंगे। नहीं, देखें, मैं तो लोग एक चीज पर सब पीटीआई के लोग बहुत खुश होते हैं मैं जो पोजीशन लेता हूँ। मैं पोजीशन मती आप में और मेरे में मेरा ख्याल है कोई फर्क नहीं है। आप जितनी ज्यादा तनकीद करते थे और आपको जाहिर है उसका सजा भी मिली जब पीटीआई की हुकूमत थी, तो मैं भी तनकीद करता था, सबसे आगे बढ़ के करता था। हमारी पार्टी में मेरे से आगे कोई भी नहीं था। मेरे साथ जरूर होंगे, मेरे पीछे थे, लेकिन बहुत से लोग तो बिल्कुल ही नहीं करते थे आगे बढ़ के मुश्किल तरीन हालात में। लेकिन वो इसलिए था कि राइट को राइट कहना चाहिए, रॉन्ग को राइट कहना चाहिए। आज अगर हमने जद्दोजहद कर ठीक मोहम्मद जुबैर साहब ये बताएं कि अब ये जो मुज़ाकरात में बार बार तात्तुल पैदा होने का एक तासुर मिलता है, और अल-कादर ट्रस्ट केस का फैसला भी जो है पहले 23 दिसंबर को आना था, नहीं आया, फिर 6 जनवरी को आना था, नहीं आया, फिर आज 13 जनवरी को आना था, नहीं आया, अब 17 जनवरी की बात हो रही है। दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी इसी तरह 15 जनवरी की अब आइंदा तारीख सामने आ गई है। तो ये मुज़ाकरात का और अल-कादर ट्रस्ट केस के फैसले में कोई ताल्लुक लगता है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप मुझे एक थोड़ा सा दें, ये जो $190 मिलियन का पाउंड का केस है, इसके बारे में नहीं, इस पे देखें बहुत बात हुई है जुबैर साहब, मेरिट पे ऊपर, एविडेंस के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा सिर्फ आपका तज्जिया लेना चाह रहा हूँ कि नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था। जी मेरा ख्याल आप चलें। जहाँ तक टॉक्स का ताल्लुक है, टॉक्स तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो इसका कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि नतीजा निकल ही नहीं सकता। मैं तो एटलीस्ट इसको ऐसे देख रहा हूँ कि कुछ हुकूमत की ज़रूरत थी कि पूरी दुनिया को दिखाना कि जी हम बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ हुकूमत की, एस्टैब्लिशमेंट की सुन रहे हैं।
सर एस्टैब्लिशमेंट की भी या हुकूमत की? एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट तो एक ही पेज पर है ना। अच्छा, तो वो तो कोई डिफरेंट नहीं है। दूसरा पीटीआई का भी थोड़ा सा मजबूरी थी, क्योंकि पीटीआई थ्रू आउट कंसिस्टेंटली एक पोजीशन लेती रही है, अब नहीं पहले भी जब हुकूमत में थे इमरान खान, कि ये चोरों के साथ मैं नहीं बैठूंगा। तो लोगों का, बहुत से न्यूट्रल लोगों का भी ये ख्याल था, दुनिया भी ये देखना चाहती थी कि यार आप एक दफा बैठ तो जाएं। तो अगर नई अमरीकी इंतजामिया आने वाली है तो पीटीआई को भी ये बावर कराने में आसानी होगी। देखिए हम बैठे भी थे, हमने बड़े लचक भी दिखाई, हम हर चीज पर डिस्कस भी करना चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने हमारी कोई बात नहीं मानी। चले ये पोजीशन तो क्लियर होगी। मेरे ख्याल में पीटीआई की मजबूरी है, होना कुछ भी नहीं है, होना कुछ भी नहीं है। अब ये बताएं कि आप गवर्नर रहे हैं सिंध के, और बुनियादी तौर पे अलकादर ट्रस्ट केस के जो असल मसले की जड़ है वो बैरियर टाउन कराची को पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की तरफ से दी गई औने पौने दामों की वो ज़मीन है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपए का जो है फैसला दिया कि ये अदा होंगे किस्तों में, और फिर बैरियर टाउन और मलिक रियाज की जो फैमिली है उन्होंने वो पैसे वापस लाए और उसी मद में फिर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा भी हुए। तो मुझे ये बताएं कि 2017-18 में जब आप गवर्नर थे तो उस वक्त ये ज़मीन जिस तरीके से दी गई थी बैरियर टाउन कराची को, वो किस किस्म के मामलात थे? और आप नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो मलिक रियाज भी एक मुल्ज़म है, पीपल्स पार्टी खुद मुल्ज़म है, उसकी सिंध हुकूमत जिसने ये काम किया था शुरू में? मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो जो तरीक़ेकार था, सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन किया था, साकिब निसार थे चीफ जस्टिस उस वक्त, और उन्होंने जिस तरह से ट्रीट किया था इस सारे मामले को, तो उसमें ऐसे लगता था कि जब बिजनेस पार्टनर्स बैठे हुए हैं और ये डिस्कस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो ये कभी काम होता ही नहीं। वो या कहते हैं कि ये आपने गलत किया था तो उसकी सज़ा होती है, पनिशमेंट होती है, और कितनी सज़ा होनी चाहिए डिपेंड करता है कितना बड़ा जुर्म हुआ है, और या तो वो उनको माफ़ कर देते हैं। लेकिन इन्होंने एक नया तरीका निकाला था जिसमें पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल बच के ही निकल गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो बच के ही निकल गई, उसके ऊपर तो कुछ आया ही नहीं। सिर्फ ये तय हुआ कि जी अच्छा ये जो हुआ है आपको चूंकि औने पौने दामों मिल गया था, तो अब आप उसकी पेनल्टी में, पेनल्टी तो थी ही नहीं, उसकी जो अदायगी होनी थी उसकी डिटर्मिनेशन, और उसमें सौदेबाजी सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी कि 600 बिलियन देने, 400 बिलियन देने, 500 बिलियन देने, और किस अरसे में देने। अब अगर जमीन को खरीदा जाता सही तरीके से, पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी, अगर वो सही तरीके से खरीदा जाता तो उसमें ये 5-6 साल की मुद्दत तो होनी भी नहीं थी, और वो फिर कंपेटिटिव बिडिंग होती कि जी उसमें मलिक रियाज के अलावा और भी लोग आते जो बिड करते। बतौर गवर्नर भी प्रोसेस ही गलत तरीके से, लेकिन बतौर गवर्नर भी बहरहाल आप वो जी, मेरे पास भी कुछ सिफारिश आई थी कि जी आप हेल्प करते हैं इसको, ताकि हम इधर ऊपर जाना ही ना पड़े। ऊपर जाने से मेरा मतलब ये है कि ये कोर्ट कचहरी के चक्कर ना हो, लेकिन एज गवर्नर मेरा उससे कोई ताल्लुक था ही नहीं, और ये हो चुका था जब मैं बना था गवर्नर। किसकी सिफारिश आई थी सर? नहीं, मेरा ख्याल है वो सही नहीं है हर चीज़। चलें ठीक है, बहुत सारी बातें बहुत बाद ही मालूम होती हैं, और होपफुली आप भी कभी ना कभी बता ही देंगे बहुत कुछ। मोहम्मद उबैद साहब बहुत शुक्रिया साहबी प्रोग्राम को वक्त देने का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।